हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका माई जीएस वर्ल्ड पर। आज से हम बिहार दरोगा के लिए 30 प्रश्नों का सुपर सेट प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहे हैं। आज सेट नंबर पहला है। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपका 2 मिनट लेना चाहूँगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं बिहार दरोगा में इस बार आपका भी रिजल्ट हो, तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि ये चैनल आपको गागर में सागर का काम करेगा। मैंने भी बिहार दरोगा, एक्साइज तथा अन्य कई सारे एग्ज़ाम निकाल रखे हैं। मेरे बारे में और अधिक तथा चैनल के बारे में और अधिक जानकारी के लिए आप एक और वीडियो जो इस हमारे चैनल पर अपलोडेड है उसे देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो हम स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1, गौतम बुद्ध ने भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की थी? ऑप्शन देखते हैं फ्रेंड्स इसका। ऑप्शन नंबर 1 सारनाथ, ऑप्शन बी कपिल वस्तु, ऑप्शन सी बोध गया, ऑप्शन सी वैशाली, ऑप्शन डी बोध गया। फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर होगा वैशाली। गौतम बुद्ध ने भिक्षुणी संघ की स्थापना वैशाली में की थी। अगर हम बात करें गौतम बुद्ध के बारे में, तो गौतम बुद्ध के घोड़े का नाम कंथक था तथा इनके जो सारथी था, जो घोड़ा चलाने वाला होता है, उसका नाम चन्ना था। फ्रेंड्स, इसमें हम 30 प्रश्नों को लिए हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो इसमें 70 से 80 या फिर 100 प्रश्न भी हो सकते हैं तथा इसमें वही प्रश्न होंगे जिसको आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है या फिर कहीं ना कहीं आ चुके हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जैन धर्म के तीसरे गुरु का नाम क्या है? तो फ्रेंड्स, अगर आप देखते हैं कि जैन धर्म के तीसरे गुरु का नाम क्या है, तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन होगा ए ऋषभदेव, बी अभिनंदन, सी अजितनाथ, डी संभवनाथ। तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर होगा डी संभवनाथ। जैन धर्म में कुल 24 गुरु हुए, जिनमें पहले थे ऋषभदेव, 23वें पार्श्वनाथ और 24वें महावीर स्वामी तथा अजितनाथ द्वितीय थे और अभिनंदन चतुर्थ थे। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। हर्षवर्धन के काल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण नगर कौन सा था? तो हर्षवर्धन, ऑप्शन पाटलिपुत्रा, ऑप्शन बी वैशाली, ऑप्शन सी कन्नौज, ऑप्शन डी थानेश्वर। तो फ्रेंड्स, इसका सही जवाब होगा हर्षवर्धन के काल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण नगर कन्नौज था। कन्नौज हर्षवर्धन की दूसरी राजधानी थी। हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश का था तथा पुष्यभूति वंश की पहली राजधानी थानेश्वर थी, जो हरियाणा में पड़ती है, तथा दूसरी राजधानी इसकी कन्नौज थी। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी को कन्नौज स्थानांतरित किया था क्योंकि इसकी बहन, जिसका नाम राजश्री था, उसकी सहायता के लिए। फ्रेंड्स, हर्षवर्धन के बारे में 2-3 बात और जान लीजिए जो कि एग्जाम में अक्सर पूछता है। पहला, हर्षवर्धन का अन्य नाम क्या है? हर्षवर्धन को शिलादित्य या फिर राजपुत्र भी कहते हैं। हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था नर्मदा नदी के तट पर। यह भी सवाल बहुत बार आ चुका है। चलिए फ्रेंड्स, प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 है फ्रेंड्स, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 में है ए नंबर पे अमीर खुसरो, बी नंबर पे जियाउद्दीन बर्नी, सी नंबर पे इब्न बतूता और डी नंबर पे मिन्हाज-उस-सिराज। आपको इसमें बताना है कौन से इतिहासकार या फिर विद्वान किस राजा के दरबार में थे। सूची 2 में 1 नंबर पर है फिरोज शाह तुगलक, 2 नंबर पर इल्तुतमिश, 3 नंबर पर अलाउद्दीन खिलजी, 4 नंबर पर मोहम्मद बिन तुगलक। इसका ऑप्शन होगा फ्रेंड 1 2 3 4, 3 1 4 2, 4 1 2 3 या फिर 1 2 3 4। तो फ्रेंड्स, इसका सही जवाब होगा बी 3 1 4 2। तो देखते हैं। अमीर खुसरो किसके दरबार में था? बहुत ही फेमस है। अमीर खुसरो को खड़ी बोली और गज़ल का जन्मदाता भी कहते हैं। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में था, जो कि 3 नंबर पर है। तथा जियाउद्दीन बर्नी किसके दरबार में थे फ्रेंड्स? फिरोज शाह तुगलक के दरबार में। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था, जो कि मोरक्को का निवासी था और इसने इब्न बतूता ने रहला नामक पुस्तक लिखी थी। चौथा है मिन्हाज-उस-सिराज, जो कि इल्तुतमिश के समय में आया था फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम लिखने की कला कहाँ विकसित हुई थी? ऑप्शन नंबर ए मिस्र, ऑप्शन नंबर बी सुमेर, ऑप्शन नंबर सी ग्रीक तथा ऑप्शन नंबर डी चीन। फ्रेंड्स, इसका सही जवाब होगा सुमेर। लिखने की कला सबसे पहले सुमेर सभ्यता में विकसित हुई थी। सुमेर सभ्यता में लिखने की कला सबसे पहले विकसित हुई थी। इन्होंने किलाक्षर अक्षर में लिखते थे। ये जो लिखने की कला थी ये किलाक्षर लेटर में लिखा करते थे। सबसे पहले फ्रेंड्स व्यवस्थित शिक्षा पद्धति तथा पुस्तकालय भी सुमेर की सभ्यता की देन है। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 6। फ्रेंड्स, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन काफ़ी ही उपयोगी सिद्ध होगा इस प्रकार का वीडियो आपके लिए। प्रश्न संख्या 6, वह कौन सा भारतीय नेता था जिसने बनारस के राजा शिव प्रसाद के साथ मिलकर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संगठन का विरोध किया? फ्रेंड्स, जब 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था तो इन चारों में से कौन से राजा थे, कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने इसका विरोध किया था? ऑप्शन नंबर ए बदरुद्दीन तैयब जी, ऑप्शन नंबर बी सर सैयद अहमद खान, ऑप्शन नंबर सी नवाब अब्दुल लतीफ़, ऑप्शन नंबर डी मोहम्मद अली जिन्ना। तो फ्रेंड्स, इसका सही जवाब होगा सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान ने कांग्रेस का विरोध किया था। सर सैयद अहमद खान वही हैं जिन्होंने AMU की स्थापना की थी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी फ्रेंड्स, सर सैयद अहमद खान ने। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न संख्या 7। सरोजिनी नायडू को किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया था? ऑप्शन नंबर 1 1916, ऑप्शन नंबर बी 1917, ऑप्शन नंबर सी 1924, ऑप्शन नंबर डी 1925। तो फ्रेंड्स, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी 1925। 1925 के कानपुर अधिवेशन में सरोजिनी नायडू को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाली सरोजिनी नायडू भारत की प्रथम भारतीय महिला थी। बात करें अन्य ऑप्शन की तो 1916 में मुस्लिम लीग तथा गरम दल और नरम दल तीनों ही दल एक जगह आ गए थे और इनका संयुक्त सम्मेलन हुआ था। 1917 में एनी बेसेंट पहली महिला थी जो कांग्रेस के अध्यक्ष बनी थी कलकत्ता अधिवेशन में। 1924 में महात्मा गांधी बेलगांव अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे जो कि महात्मा गांधी द्वारा एकमात्र अध्यक्षता की गई थी। 1924 में ही फ्रेंड्स हिंदी को पहली बार राष्ट्रभाषा के तौर पर राष्ट्रभाषा के रूप में उस समय मान्यता मिली थी। हालांकि फ्रेंड्स एक प्रश्न और पूछता है कि क्या अभी हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है? तो नहीं, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं, हमारी राज्य भाषा है जिसका उल्लेख संविधान के 243 अनुसूची में 243 में किया गया है। चलिए फ्रेंड्स, अगले प्रश्न को देखते हैं। फ्रेंड्स, जो मैं ये साइड से प्रश्न बता रहा हूँ ये भी प्रश्न कहीं ना कहीं आ चुके हैं या फिर इनकी आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। प्रश्न संख्या 8, निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं था? इन राजनेताओं में से कौन सा राजनेता था जो भारत छोड़ो आंदोलन के समय शामिल नहीं था? ऑप्शन 1 महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी सरदार पटेल तथा ऑप्शन डी BR अम्बेडकर। तो फ्रेंड्स, आप सब जानते होंगे इसका सही जवाब होगा BR अम्बेडकर। BR अम्बेडकर को भारतीय संविधान का पिता भी कहते हैं तथा इन्होंने बहिष्कृत भारत नामक संस्था की स्थापना की थी हरिजनों के उत्थान के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से BR अम्बेडकर से एक प्रश्न और पूछता है, इनके कब्र का क्या नाम है? जहाँ इनकी समाधि है उसका नाम चैत्रा भूमि है जो कि महाराष्ट्र में है। चलिए फ्रेंड्स, प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर भूमध्य रेखा के निकट है? भारत के ये कौन सा शहर है जो भूमध्य रेखा के काफ़ी निकट है? ऑप्शन ए कलकत्ता, ऑप्शन बी विशाखापट्टनम, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी श्रीनगर। तो फ्रेंड्स, इसका सही जवाब होगा विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम अन्य सभी ऑप्शनों में से भूमध्य रेखा के सबसे नज़दीक है। अगर बात करें भारत की भूमध्य रेखा से दूरी तो इसका दूरी है फ्रेंड्स 876 किलोमीटर। हमारे और भूमध्य रेखा के बीच की दूरी 876 किलोमीटर है। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 10, 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया था? ऑप्शन 1 महाराष्ट्र के पवनार से, ऑप्शन बी बिहार के चंपारण से, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश के गुंटूर से,
ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब होगा महाराष्ट्र के पवनार से। महाराष्ट्र के पवनार से विनोबा भावे ने प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत की थी तथा दूसरे सत्याग्रही कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू को फ्रेंड्स दूसरे सत्याग्रही के रूप में जाना जाता है। इन्होंने ये सत्याग्रह अगस्त प्रस्ताव के विरोध में किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बंगाल विभाजन कब से प्रभावी हुआ था? इसमें फ्रेंड्स तिथि महत्वपूर्ण है जो कि काफ़ी बार बार पूछा जाता है। 16 अगस्त 1905, 16 अक्टूबर 1905, 19 जुलाई 1905, 20 अगस्त 1905। तो फ्रेंड्स कोशिश कीजिए इसका जवाब देने के लिए। इसका सही उत्तर होगा 16 अक्टूबर 1905। इसी दिन फ्रेंड्स बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। जिस दिन बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ इस दिन शोक दिवस के रूप में मनाया गया था तथा फ्रेंड्स रविन्द्रनाथ टैगोर के कहने पर राखी दिवस के रूप में भी मनाया गया था। इस दिन लोग पैदल मार्च भी किए थे और गंगा स्नान जो वहाँ पर गंगा सागर है वहाँ तक पैदल मार्च करके गंगा स्नान भी किए थे। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 12। इन चारों का तिथि अनुसार यह सही कालक्रम बताइए। पहला सांप्रदायिक निर्णय, दूसरा साइमन आयोग, तीसरा प्रथम गोलमेज सम्मेलन, चौथा गांधी इरविन समझौता। ऑप्शन देखिए फ्रेंड्स। ऑप्शन ए 1 2 3 4, ऑप्शन बी 2 1 3 4, ऑप्शन सी 2 3 1 4, ऑप्शन डी 2 3 4 1। तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब होगा। चलिए इसके साल के अनुसार ही देख लेते हैं। सांप्रदायिक निर्णय कब हुआ था फ्रेंड्स? सांप्रदायिक निर्णय हुआ था 1932 में। सांप्रदायिक निर्णय 1932 में हुआ था फ्रेंड्स। इसके बाद देखते हैं साइमन आयोग कब आया था? 1928 में। 1928 में भारत आया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन नवंबर से दिसंबर माह में 1930 में हुआ था। और गांधी इरविन समझौता कब हुआ था फ्रेंड्स? 5 मार्च 1931 को। तो इस हिसाब से हमारा सही जवाब होगा 2 1 3 1 4। तो इसका सही जवाब क्या होगा फ्रेंड्स? 2 3 4 1। 2 3 4 1। चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न। गांधी इरविन समझौता के बाद सांप्रदायिक निर्णय हुआ था फ्रेंड्स। तो सही है 2 3 4 1। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गोवा राज्य किस संविधान संशोधन के तहत अलग हुआ था? यह पुण्य राज्य का दर्जा उसे मिला था। 52वां संविधान संशोधन, 98वां संविधान संशोधन, 56वां संविधान संशोधन या 73वां संविधान संशोधन। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर होगा 56वां संविधान संशोधन। 56वां संविधान संशोधन 1987 मई गोवा को पुण्य राज्य का दर्जा मिला। यह दमन और दीव से अलग होकर पुण्य राज्य बना था तथा ये हमारे भारत का 25वां स्टेट बना था। फ्रेंड्स गोवा हमारे भारत का 25वां स्टेट बना था। चलिए और प्रश्न देखते हैं और इसके ऑप्शन देखते हैं क्या क्या अच्छा ऑप्शन है। 52वां संविधान संशोधन के तहत दल बदल कानून पर रोक लगाया गया था 1985 में। दल बदल कानून 1985 में फ्रेंड्स इस पे रोक लगा दिया गया था। आगे देखते हैं 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14 देखते हैं फ्रेंड्स। सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में है? ऑप्शन ए 6ठी, ऑप्शन बी 7वीं, ऑप्शन सी 9वीं, ऑप्शन डी 11वीं। तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 7वीं। सरकार कर और शुल्क 7वीं अनुसूची के द्वारा लगाती है। 7वीं अनुसूची में मुख्य रूप से 3 विषयों पर बात किया गया है। 3 सूची की बात की गई है। संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची। संघ सूची में केंद्र द्वारा फैसला होता है फ्रेंड्स, राज्य सूची में राज्य द्वारा, और समवर्ती सूची में जब दोनों के बीच टकराव हो जाए तो केंद्र फैसला लेता है, नहीं तो दोनों फैसला ले सकते हैं। संघ सूची में फ्रेंड्स मूल संविधान में 93 विषय थे जो कि बढ़कर 100 हो गए हैं। राज्य सूची में 66 थे मूल में जो कि फिलहाल 61 है।
और समवर्ती सूची में 47 थे फ्रेंड्स, जो कि फिलहाल 52 है। इसको ध्यान रखना, ये प्रश्न आता है फ्रेंड्स। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 15। कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची या फिर 8वीं भाषा में नहीं है? ऑप्शन ए उर्दू, ऑप्शन बी अंग्रेजी, ऑप्शन सी सिंधी, ऑप्शन डी नेपाली। तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब होगा अंग्रेजी। बाकी अन्य भाषाएं हमारे 8वीं अनुसूची में है। 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषा है फ्रेंड्स। मूल में 14 भाषा थी। 21वें संविधान संशोधन 1967 के तहत सिंधी को 21वें संविधान संशोधन 1967 के तहत सिंधी को 15वें भाषा के तौर पे मान्यता मिली थी। सिंधी को 15वें भाषा के तौर पे मान्यता मिली थी। इसके अलावा फ्रेंड्स और भी 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत नेपाली, मणिपुरी तथा कोंकणी को मान्यता प्राप्त हुआ था, तथा 2003 52वां संविधान संशोधन के तहत संथाली, मैथिली, बोडो और डोगरी को मान्यता प्राप्त हुआ था। इस प्रकार टोटल शुरू में 14 और अभी फ्रेंड्स 8, टोटल मिलाकर 22 भाषा हो चुके हैं। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 16। लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 22, ऑप्शन डी 30। तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 22। लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 लोकसभा से तथा फ्रेंड्स 7 राज्यसभा से होते हैं। इसे हम लघु संसद भी कहते हैं। लोक लेखा समिति को हम लघु संसद भी कहते हैं, तथा इसका अध्यक्ष सामान्यतः, कोई इसका रूल नहीं है फ्रेंड्स, लेकिन सामान्यतः विपक्ष का नेता ही होता है। और समिति की बात करें, एक और समिति है जिसका प्रश्न काफ़ी पूछा जाता है, वो है प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति में फ्रेंड्स 30 सदस्य होते हैं तथा 30 के 30 लोकसभा से चुने जाते हैं, जबकि लोक लेखा में 7 राज्यसभा से और 15 लोकसभा से चुने जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 17। राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति के विशेष सचिव, ऑप्शन बी संसदीय मामलों के मंत्री द्वारा, ऑप्शन सी लोकसभा के स्पीकर तथा राज्यसभा के सभापति द्वारा संयुक्त रूप से, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल। फ्रेंड्स इसका सही जवाब होगा प्रधानमंत्री तथा उनके मंत्रिमंडल। राष्ट्रपति का अभिभाषण फ्रेंड प्रधानमंत्री तथा उनके मंत्रिमंडल के द्वारा तैयार किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 18। भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? प्रश्न इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। हाल ही के एग्जाम में इसका टेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो इसको याद करने के लिए आप कोई ट्रिक भी बना सकते हैं। नहीं तो अगर आपको ट्रिक चाहिए तो मेरे पास ट्रिक है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तो फ्रेंड्स भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए जाकिर हुसैन, ऑप्शन बी बीबी गिरी, ऑप्शन सी नीलम संजीव रेड्डी, ऑप्शन डी ज्ञानी जैल सिंह। तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब होगा बीबी गिरी। बीबी गिरी भारत के चौथे राष्ट्रपति थे फ्रेंड्स। चलिए राष्ट्रपति के रूप में थोड़े से और देख लिया जाए कौन कौन से प्रश्न आते हैं, काफ़ी ज़्यादा। राष्ट्रपति के तौर पे 73वां आर्टिकल अनुच्छेद 73वां कहता है कि राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का हेड होगा, थल सेना, नौसेना तथा वायुसेना। तीनों सेनाओं का हेड कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। फ्रेंड्स 61 आर्टिकल अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। 72 के तहत राष्ट्रपति सज़ा, कोई भी सज़ा, चाहे वो मृत्युदंड हो या चाहे उम्र कैद हो, उसे माफ़ करने का प्रावधान है राष्ट्रपति के पास। फ्रेंड्स एक और अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति से रिलेटेड है, जिसको भी काफ़ी ज़्यादा बार पूछा जाता है, आर्टिकल 143। आर्टिकल 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति सलाह लेता है। हालांकि ये सलाह उसको मानने की ज़रूरी नहीं है, वो अपने स्वेच्छा से उसे मान भी सकता है, नहीं भी मान सकता है। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 19। फ्रेंड्स थोड़ा सा ऑडियो क्वालिटी में कमी हो सकती है, थोड़ा आप मैनेज कीजिएगा, आगे चल के इसमें सुधार किया जाएगा। प्रश्न संख्या 19। गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? पहला राष्ट्रपति, दूसरा विधानमंडल, तीसरा विधानसभा, चौथा मुख्यमंत्री। तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब होगा विधानमंडल।
गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश विधानमंडल द्वारा 213 के तहत जो कि गवर्नर जारी करता है, विधानमंडल के द्वारा मंजूर किया जाता है। फ्रेंड्स चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 20, पंचायती राज के संबंध में संविधान के 73वें संशोधन विधेयक पर अपनी सहमति किस समिति ने प्रकट की थी? फ्रेंड्स इस प्रश्न को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। पहला ऑप्शन ए बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन बी संयुक्त संसदीय समिति, ऑप्शन सी LM सिंघवी समिति, ऑप्शन डी अशोक मेहता समिति। फ्रेंड्स इसका सही जवाब होगा संयुक्त संसदीय समिति। संसद में इस पंचायती राज से संबंधित विधेयक जो कि 73वां संविधान संशोधन है, उसको पास संयुक्त संसदीय समिति ने किया था। 1992 में संसद से पास हो गया था तथा 1993 में राष्ट्रपति के द्वारा साइन होने हस्ताक्षर होने के बाद यह कानून बन गया था। फ्रेंड्स चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 21, भारतवर्ष की जल क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली हुई है? ऑप्शन ए 12 नॉटिकल मील, ऑप्शन बी 6 नॉटिकल मील, ऑप्शन सी 15 नॉटिकल मील, ऑप्शन डी 10 नॉटिकल मील। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा 12 नॉटिकल मील। ऑप्शन नंबर ए 12 नॉटिकल मील तक भारत की क्षेत्रीय जल सीमा, जिसे हम टेरिटोरी वाटर एरिया कहते हैं, वह है। तथा फ्रेंड्स अगर हम बात करें 24 नॉटिकल मील तक, तो 24 नॉटिकल मील तक भारत की संलग्न क्षेत्र, जिसको कंटिन्यूअस जोन कहते हैं, वो आता है। तथा 200 नॉटिकल मील तक अनन्य आर्थिक क्षेत्र SSZ आता है। फ्रेंड्स चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 22, केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए देहरादून, ऑप्शन बी धनबाद, ऑप्शन सी रांची, ऑप्शन डी लखनऊ। फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा धनबाद। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान धनबाद में स्थित है तथा यहाँ पर कोयले का प्रकार लिग्नाइट का अध्ययन किया जाता है। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 23, हम लोग सूर्य को वास्तविक सूर्योदय से पहले एवं सूर्यास्त के बाद देख सकते हैं, इसका कारण क्या है? सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय के 2 मिनट बाद तथा 2 मिनट पहले तक दिखाई देता है। इसका मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए परावर्तन, ऑप्शन बी प्रकीर्णन, ऑप्शन सी अपवर्तन, ऑप्शन डी विवर्तन। तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब होगा अपवर्तन। अपवर्तन के कारण सूर्य हमें वास्तविक समय के बाद तक तथा वास्तविक समय से पहले दिखाई देता है। अपवर्तन के कारण ही फ्रेंड्स पानी में परिक्षण या फिर सिक्का ऊपर उठा हुआ तथा तिरछा दिखाई देता है। ये सारा अपवर्तन के कारण ही होता है। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 24, एक चुंबक के चारों ओर वह अंतराल जिसमें चुंबकीय प्रभाव रहता है क्या कहलाता है? चुंबकीय कोण, चुंबकीय ध्रुव, चुंबकीय फ्लक्स तथा चुंबकीय क्षेत्र। इसका सही जवाब बताइए आप लोग। इसका सही जवाब होगा चुंबकीय क्षेत्र। चुंबक के चारों ओर के एरिया को चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। चुंबक के ध्रुव पर सबसे ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र होता है तथा उसमें भी अगर हम बात करें फ्रेंड्स तो नॉर्थ पोल पर सबसे ज़्यादा चुंबकीय ध्रुव होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 25, दिए गए ईंधन में से किस में सर्वाधिक ऊष्मीय मान होता है? इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ईंधन है जिसमें सर्वाधिक ऊष्मीय मान होता है? पहला ए नंबर कोक, बी कोयला, सी लकड़ी, डी प्राकृतिक गैस। फ्रेंड्स इसका सही उत्तर होगा प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस में सर्वाधिक ऊष्मीय मान होता है तथा ये इन सब में सबसे कम प्रदूषण या फिर नाक के बराबर प्रदूषण पैदा करती है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। प्रश्न संख्या 26, बीटा किरणों के बराबर होता है। बीटा किरण यहाँ पर थोड़ा सा रिपीट हो गया है। प्रश्न पूछने का मतलब है कि बीटा किरण किसके बराबर होती है? ऑप्शन ए प्रकाश के वेग के बराबर, प्रकाश के वेग के 3/4, प्रकाश के वेग के 9/10 या फिर इनमें से कोई नहीं। प्रकाश के वेग के, तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब होगा प्रकाश के वेग के 9/10। फ्रेंड्स बीटा किरण प्रकाश के वेग के 9/10 के बराबर होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
प्रश्न संख्या 27, भारत की कौन सी कंपनी एशिया की एकमात्र विटामिन B12 की निर्माता है? ऑप्शन ए सैंडोज, ऑप्शन बी मेरिंड, ऑप्शन सी डाबर, ऑप्शन डी कैडिला। फ्रेंड्स, इसका सही जवाब होगा मेरिंड। मेरिंड कंपनी भारत की एकमात्र कंपनी है, साथ ही साथ एशिया की एकमात्र कंपनी है जो विटामिन B12 का उत्पादन करती है। विटामिन B12 के बारे में देखें तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम फ्रेंड्स साइनोकोबालामिन है तथा इसमें कोबाल्ट पाया जाता है जो कि बी कॉम्प्लेक्स का एक विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का अवयव है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 28, कौन सी दवा टाइफाइड के उपचार में लगती है? पहला सल्फर ड्रग्स, ऑप्शन बी विटामिन ए, ऑप्शन सी क्लोरोक्विन, ऑप्शन डी क्लोरोमाइसिटिन। तो फ्रेंड्स, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी क्लोरोमाइसिटिन। क्लोरोमाइसिटिन टाइफाइड के इलाज में लगती है तथा फ्रेंड्स क्लोरोमाइसिटिन का इलाज का यूज मलेरिया में भी करते हैं हम लोग। मलेरिया में भी क्लोरोमाइसिटिन का यूज होता है। टाइफाइड हमारे आंत को प्रभावित करता है फ्रेंड्स, टाइफाइड हमारे आंत को प्रभावित करता है तथा यह दूषित जल से होता है, ये दूषित जल से होता है। बात करें मलेरिया की तो मलेरिया मादा एनीफिलीज मच्छर के काटने से होता है, मादा एनीफिलीज मच्छर के काटने से होता है। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 29, देश में स्टॉक एक्सचेंज को कौन नियमित करता है? पहला BSE, ऑप्शन बी RBI, ऑप्शन सी ISE, ऑप्शन डी सेबी। तो दोस्त इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी सेबी। सेबी देश में स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट करता है। सेबी की बात की जाए तो सेबी की स्थापना सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की स्थापना 1988 में हुआ था तथा इसे वैधानिक दर्जा 1992 में मिला था। चलिए फ्रेंड्स प्रश्न संख्या 30 और आज का लास्ट देखते हैं। कारगिल नाम काफ़ी प्रसिद्ध है, यह है फ्रेंड्स, यहाँ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये कारगिल लेह लद्दाख का कारगिल नहीं है क्योंकि वो एक ज़िला है, जबकि यहाँ ऑप्शन में ज़िला नहीं है। ऑप्शन ए समुद्र, ऑप्शन बी झील, ऑप्शन सी सड़क, ऑप्शन डी पहाड़। तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब होगा झील। कारगिल एक झील है जो कि तेलंगाना में है, तेलंगाना में है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स यहाँ पर 30 प्रश्नों का हमारा सेट समाप्त होता है। कल से हम कोशिश करेंगे फ्रेंड्स कि इसमें 5 और करेंट अफेयर्स भी जोड़ा जाए। फ्रेंड्स हर एक दिन इंटरनेट पर आपके लिए काफ़ी अच्छा सेट आएगा तथा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा शेयर और कमेंट कीजिए तथा हमें सपोर्ट कीजिए क्योंकि यह नया चैनल है, लेकिन कंटेंट यहाँ पर काफ़ी अच्छा मिलेगा। धन्यवाद फ्रेंड्स।